गुड मॉर्निंग बच्चों। आज का जो टॉपिक है वो है फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। तो दो नियम फैराडे ने दिए। पहला नियम ये कहता है कि किसी भी इलेक्ट्रोड पे मुक्त होने वाले पदार्थ की मात्रा विद्युत अपघट्य में प्रवाहित होने वाले विद्युत की मात्रा के समानुपाती होती है। यानी कि द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस रिलीज on any electrode is proportional to the quantity of electricity passed through the electrolyte। अभी आपने पिछले लेक्चर में आपने देखा था मैकेनिज्म ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस में कि जो आयन हैं वो ऑपोजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड की तरफ जाते हैं और वहाँ पर न्यूट्रलाइज हो जाते हैं और वहाँ पर वो रिलीज़, गैस है तो रिलीज़ हो जाते हैं और नहीं तो वो इलेक्ट्रोड पे डिपॉजिट हो जाते हैं। तो ये है अमाउंट जो कि रिलीज़ हो रहा है पदार्थ का। तो जो अमाउंट रिलीज़ हो रहा है इलेक्ट्रोड पे, जो मुक्त हो रहा है पदार्थ, उसको यदि हम स्मॉल m से डिनोट कर दें तो स्मॉल m किसके समानुपाती है? जो हम प्रवाहित कर रहे हैं विद्युत अपघट्य में से जो प्रवाहित कर रहे हैं विद्युत, उसके मात्रा के समानुपाती है। यानी कि m इज़ प्रोपोर्शनल टू q और q इज इक्वल टू होता है I इंटू टी। I है, q है जो हम विद्युत जो मात्रा प्रवाहित करें कूलाम में, और q इज इक्वल टू I टी। I है विद्युत धारा एम्पियर में और t है समय। तो m इज इक्वल टू हो जाता है, प्रोपोर्शनलिटी साइन यदि हटा दें तो m इज इक्वल टू होता है ZIT। ये सारी चीज़ें बताइए कि क्या चीज़ है m, क्या चीज़ है I और क्या है t। ना z जो है वो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है और इसे हम विद्युत रासायनिक तुल्यांक इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट ऑफ द एलिमेंट कहते हैं। यदि I की वैल्यू 1 एम्पियर एंड t की वैल्यू 1 सेकेंड हो, यानी कि यूनिट हो जाए, तो m इज इक्वल टू z। तो हम इसको डिफ़ाइन कर सकते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट को हम डिफ़ाइन कर सकते हैं कि इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट ऑफ एनी सब्सटेंस इज अमाउंट ऑफ सब्सटेंस कलेक्टेड व्हेन 1 एम्पियर करंट इज पास्ड फॉर 1 सेकेंड। तो क्या है इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट? यानी कि Z क्या चीज़ है कि जब हम 1 एम्पियर की धारा 1 सेकेंड तक इलेक्ट्रोलाइट में से प्रवाहित करते हैं तो जितने पदार्थ इलेक्ट्रोड पर मुक्त होते हैं उसको हम इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट कहते हैं। यानी कि Z है पदार्थ की मात्रा। कितने पदार्थ की मात्रा? उतने पदार्थ की मात्रा जो 1 एम्पियर की धारा 1 सेकेंड तक प्रवाहित करने के बाद इलेक्ट्रोड पे मुक्त होते हैं, वो है Z है। और इसकी अगर हम यूनिट देखें तो Z की यूनिट हो जाएगी ग्राम प्रति कूलाम। कैसे? Z इज इक्वल टू, यदि यहाँ करें तो m इज इक्वल टू ZQ, तो Z इज इक्वल टू m अपॉन Q। तो Z की यूनिट क्या हो जाएगी? ये Q इधर चला गया, तो Z की यूनिट क्या हो जाएगी? ग्राम प्रति कूलाम हो जाएगी। तो ये तो पहला नियम है। अब जैसे दूसरा नियम देखें कि दूसरा नियम क्या कहता है। तो देखो दूसरा नियम आप उसको डिफ़ाइन करो, उसके पहले एग्जाम्पल से समझते हैं कि क्या है। मान लें कि यदि हम विद्युत की समान मात्रा को 3 वोल्टामीटर में से प्रवाहित करते हैं और वोल्टामीटर में सोल्यूशन किन किन चीज़ों के हैं? मान लीजिए एक में सल्फ्यूरिक एसिड है, एक में सिल्वर नाइट्रेट है, एक में कॉपर सल्फेट है। तो किसके किसके सोल्यूशन है? एक में तो सल्फ्यूरिक एसिड है, दूसरे में सिल्वर नाइट्रेट है और तीसरे में है कॉपर सल्फेट। तो 3 वोल्टमीटर हैं, इनमें ये सोल्यूशन डाइल्यूट सोल्यूशन भरे हुए हैं और इनके थ्रू हम विद्युत को प्रवाहित कर रहे हैं। तो जब प्रवाहित करते हैं तो कैथोड पर, अब कैथोड पर कौन से मुक्त होंगे?
कैथोड कौन सा चार्ज है? कैथोड नेगेटिवली चार्ज होता है, तो उस पर पॉजिटिव आयन जाएंगे। तो कैथोड पर इस वाले वोल्टमीटर में कैथोड पर तो हाइड्रोजन मुक्त होगा, इसमें कैथोड पर सिल्वर मुक्त होगा, और या इस वाले में कैथोड पर कॉपर मुक्त होगा। तो कितने अमाउंट में मुक्त होंगे? जो इनका जो भार है, जितने अमाउंट में ये मुक्त होंगे, जो भार है वो है इसमें एक, अगर यहाँ 1 ग्राम मुक्त हुए तो यहाँ पर 108 ग्राम सिल्वर मुक्त होगा, और यहाँ पर 31.77 ग्राम कॉपर मुक्त होगा। तो देखिए आपने 3 वोल्टमीटर लिए, एक में सल्फ्यूरिक एसिड, एक में सिल्वर नाइट्रेट, एक में कॉपर सल्फेट। विद्युत प्रवाहित करा तो जो कैटायन है वो कैथोड की तरफ जाएंगे। कैटायन यहाँ पर हाइड्रोजन है, वो कैथोड की तरफ जाएगा, यहाँ सिल्वर है वो कैथोड की तरफ जाएगा, यहाँ कॉपर है कैथोड की तरफ जाएगा। तो अब पदार्थ इलेक्ट्रोड पे मुक्त होंगे तो उनका भार किस अनुपात में होगा? अगर ये 1 ग्राम है तो ये 108 होगा, और ये 31.77 ग्राम होंगे। और ये जो है ये तुल्यांक भार है। हाइड्रोजन का तुल्यांक भार जो होता है इक्विवेलेंट वेट, तुल्यांक भार या इक्विवेलेंट वेट 1 होता है, सिल्वर का 108 होता है, और कॉपर का होता है 31.77। तो इसका मतलब कि इलेक्ट्रोड पे मुक्त होने वाले पदार्थ की मात्रा तुल्यांक भार के अनुपात में या इक्विवेलेंट वेट के अनुपात में ही होगी। अब जरा सा आप जो रूल है, जो लॉ क्या कहता है वो देखिए कि when the same amount of electricity is passed to different electrolyte, then the amount of different substance released on any electrode is proportional to the chemical equivalent of that substances। या जब विद्युत धारा की समान मात्रा विभिन्न विद्युत अपघट्यों में प्रवाहित की जाती है तो इलेक्ट्रोड पर मुक्त होने वाले भिन्न भिन्न पदार्थों की मात्राएं, भिन्न भिन्न पदार्थ क्या हो गए? हाइड्रोजन, सिल्वर एंड कॉपर। तो भिन्न भिन्न पदार्थों की मात्राएं उन पदार्थों के रासायनिक तुल्यांकों के समानुपाती होती है। यानी कि जो M जो मुक्त हो रहा है वो M किसके समानुपाती है? E के तुल्यांक भार के समानुपाती है। तो M इज़ प्रोपोर्शनल टू E, या M अपॉन E इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो इसका मतलब कि यदि हम किसी पदार्थ का 1 ग्राम तुल्यांक इलेक्ट्रोड पे मुक्त कराना चाहते हैं तो हमें विद्युत की एक निश्चित मात्रा की आवश्यकता पड़ेगी, और इसको विद्युत की इस मात्रा को हम फैराडे कहते हैं। तो किसी पदार्थ के 1 ग्राम तुल्यांक को रिलीज़ करने के लिए जितनी विद्युत की आवश्यकता होती है उसको हम 1 फैराडे कहते हैं। यानी कि फैराडे इज़ द अमाउंट ऑफ करंट इन कूलाम्ब which when passed through the electrolyte 1 gram equivalent substance is released on the electrode। यानी कि फैराडे विद्युत धारा की कूलाम में वह मात्रा है जिसे इलेक्ट्रोलाइट में पास कराने पे या गुजारने से किसी पदार्थ का 1 ग्राम तुल्यांक भार इलेक्ट्रोड पे मुक्त होता है। यानी कि हाइड्रोजन के यदि 1 ग्राम को हम मुक्त कराना चाहते हैं तो हमें 1 फैराडे की विद्युत को प्रवाहित करना पड़ेगा, और इसका मान यानी कि 1 फैराडे का मान जो है वो है 96500 कूलाम, या जो एक्यूरेट है वो 96493। तो उसको हम एक राउंड फिगर में ले लेते हैं 96500 कूलाम। तो 96500 कूलाम की यदि हम विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो सिल्वर नाइट्रेट वाले जो वोल्टमीटर है उसमें सिल्वर कितनी मात्रा में मुक्त होगा? 108, क्योंकि 108 सिल्वर का तुल्यांक भार है। और उतना ही यानी कि 96500 कूलाम की विद्युत धारा यदि हम सल्फ्यूरिक एसिड वाले में वोल्टमीटर में यदि प्रवाहित करते हैं तो हाइड्रोजन कैथोड पे कितना मुक्त होंगे? वो 1 ग्राम मुक्त होगा। और उसी तरह से कॉपर वाले में कॉपर कितने मुक्त होंगे 1 फैराडे के द्वारा? 3177 1 फैराडे या 96500 कूलाम यदि हम प्रवाहित करते हैं तो 1 ग्राम तुल्यांक पदार्थ के रिलीज होंगे।
इसको जैसे आगे समझें कि मान लें कि कोई 2 सेल्स हैं और उनमें जो पदार्थ की मात्राएं मुक्त हो रही हैं वो क्रमशः M1 और M2 हैं, और उनके जो केमिकल इक्विवेलेंट है या तुल्यांक भार E1 तथा E2 हैं। तो आपने देखा था M इज़ प्रोपोर्शनल टू E या M अपॉन E इज़ कांस्टेंट। तो हम यहाँ लिख सकते हैं M1 अपॉन E1 इज इक्वल टू M2 अपॉन E2। या थोड़ा सा रीअरेंज कर लें, यानी कि M1 अपॉन M2 इज इक्वल टू E1 अपॉन E2। और M की वैल्यू क्या अभी निकाली थी आपने फर्स्ट लॉ में, ZIT। तो M1 इज इक्वल टू Z1 IT। IT तो सेम है क्योंकि सेम समान मात्रा में हम प्रवाहित करें विद्युत धारा, और Z आपको मालूम है एलिमेंट के लिए कांस्टेंट होता है। तो M1 की जगह पर हम लिख सकते हैं Z1 IT एंड M2 की जगह लिख सकते हैं Z2 IT, और इज इक्वल टू E1 अपॉन E2। या हम कह सकते हैं कि Z1 अपॉन Z2 इज इक्वल टू E1 अपॉन E2, या Z इज प्रोपोर्शनल टू E। Therefore, we can conclude that electrochemical equivalent of any substance, that is Z, is proportional to its equivalent weight। यानी कि किसी पदार्थ का विद्युत रासायनिक तुल्यांक उस पदार्थ के तुल्यांक भार के समानुपाती होता है। तो देखिए, एक यहाँ पर आपको न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बताया है कि जब 1 फैराडे या हम कहें 96500 कूलाम कि जब हम चार्ज को पास करते हैं थ्रू द सॉल्यूशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट, तो जो अमाउंट है सिल्वर का जो कि कैथोड पे डिपॉजिट होता है वो 108 ग्राम होता है। और 108 क्या है? सिल्वर का 1 ग्राम तुल्यांक है। यानी कि Z इज इक्वल टू E अपॉन 96500। क्यों? क्योंकि M इज इक्वल टू होता है ZQ, तो Z इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? M अपॉन Q। और M अभी हमने कहा कि पदार्थ की मात्रा है, और पदार्थ की मात्रा कितनी रिलीज़ हो रही है? उसके तुल्यांक भार के रूप के अनुपात में रिलीज़ हो रही है। या एक तुल्यांक भार, यदि 1 फैराडे 96500 कूलाम की यदि हम विद्युत को प्रवाहित करते हैं तो 1 तुल्यांक भार पदार्थ रिलीज़ होता है। यानी कि हम M की जगह पर क्या लिख सकते हैं? E लिख सकते हैं, और Q की जगह पर हम 96500 लिख सकते हैं। तो Z इज इक्वल टू M अपॉन Q, या हम कहें E अपॉन 96500। नाउ नेक्स्ट टॉपिक है कंडक्टेंस या कंडक्टिविटी। तो इलेक्ट्रोलाइट भी मेटालिक कंडक्टर के समान ही ओम के नियम का पालन करते हैं, और ओम के नियम के अनुसार I इज इक्वल टू E अपॉन R। I क्या है? जो कंडक्टर में प्रवाहित होने वाली जो विद्युत धारा है, करंट है, जो कि एम्पियर में होती है। E है जो पोटेंशियल डिफरेंस है या विभव में अंतर है, जो कि वोल्ट में है, और R है प्रतिरोध, जो कि ओम में होता है। तो जब हम इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स का काम में लेते हैं तो हम प्रतिरोध की जगह पर R की जगह पर चालकत्व या कंडक्टेंस टर्म यूज़ में लेते हैं, और प्रतिरोध और चालकता या कंडक्टेंस C एक दूसरे के व्युत्क्रम हैं। यानी कि C इज इक्वल टू 1 अपॉन R। R की यूनिट ओम होती है, इसलिए कंडक्टेंस की जो यूनिट हो जाएगी वो ओम इनवर्स हो जाएगी। यानी कि ये बताता है कि इलेक्ट्रोलाइट में विद्युत धारा कितनी आसानी से बह रही है, ये कंडक्टेंस उसको बता रहा है ना। अब हम लें कि स्पेसिफिक कंडक्टेंस या विशिष्ट चालकता किसे कहते हैं। जैसे विशिष्ट प्रतिरोध होता है, उसी तरह से जैसे चालकता आपने देखा कि प्रतिरोध का व्युत्क्रम है। अब हम देखें, ये चालकता हो गया जो कि आपको डिफाइन करा आपने कि 1 अपॉन R के बराबर है। अब जैसा हम स्पेसिफिक कंडक्टेंस लेते हैं, तो इसको भी हम प्रतिरोध से ही शुरू करें कि जब किसी भी कंडक्टर में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो उस कंडक्टर का जो प्रतिरोध है, उस चालक का जो प्रतिरोध है, जो रेजिस्टेंस R है, उसकी लंबाई L के समानुपाती प्रोपोर्शनल और A क्रॉस सेक्शनल एरिया के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। यानी कि R इज़ प्रोपोर्शनल टू L अपॉन A।
या प्रोपोर्शनलिटी साइन हटा देते हैं तो यहाँ पर रो आ जाता है। तो रो क्या है? स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। तो अब ये जो रो है वो है विशिष्ट प्रतिरोध, ये विशिष्ट चालकता है, और यहाँ पर रो क्या है? विशिष्ट प्रतिरोध। तो विशिष्ट प्रतिरोध का व्युत्क्रम विशिष्ट चालकता कहलाता है।